लोग सोच रहे थे मीटियोर है, साइंटिस्ट बोल रहे थे एलियन है, लेकिन जब पहला इंसान गायब हुआ तब सब समझ गए ये उनकी मौत है। बाकी इस खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। एक दिन अचानक एक अजीब सा मीटियर जमीन पर गिरता है। जगह थी न्यू मैक्सिको का एक खुला मैदान। वहाँ एक शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ गिरने पर। वो तुरंत उस जगह को चेक करने जाता है। उसे वहाँ मीटियर के गिरने से बना एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। जैसे ही वो पास जाता है, गड्ढे के अंदर से कुछ अजीब सा बाहर निकलता है और बिना वार्निंग के सीधे उस पर अटैक कर देता है। और यहीं से इस कहानी का रियल हॉरर और मिस्ट्री शुरू होती है। दूसरी जगह पर एक हाई स्कूल की लड़की होती है जिसका नाम रेने है। रेने अपने मरे हुए पालतू लिजर्ड को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करती है। काम खत्म होते ही वो अपनी माँ लिंडा को गुड मॉर्निंग कहती है, जो अभी अभी उठी होती है। रेने बोलती है कि स्कूल के बाद उसे पेट फूड खरीदने के लिए स्टोर पर ले चलना। तभी रेने का स्टेप फादर, जिसका नाम चेस है, वहाँ आ जाता है। रेने चेस को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि उसका काम बस शराब पीना और नशे में रहना है। चेस रेने से बात करता है लेकिन रेने चुप रहती है। इस पर चेस उसे बदतमीज बच्ची बोल देता है। स्कूल जाते वक्त रेने गुस्से में आकर बाहर खड़ी चेस की कार पर स्क्रैच मार देती है। स्कूल में रेने के ज्यादा दोस्त नहीं होते क्योंकि वो यहाँ नई नई शिफ्ट हुई है। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, किल, जो खुद भी अकेले रहना पसंद करता है। स्कूल से छुट्टी के बाद रेने को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे लेने आने में लेट हो जाती है। बाद में रेने नोटिस करती है कि आज उसकी माँ ऑफिस ही नहीं गई। रेने को शक होता है कि शायद माँ और स्टेप फादर के बीच फिर से लड़ाई हुई है, लेकिन लिंडा बोलती है कि सब कुछ ठीक है। घर पहुंचकर रेने एक ताजा खरीदा हुआ चूहा अपने फेवरेट स्नेक को खिलाती है। उसके बाद रेने अपने रूम में गिटार बजाने लगती है ताकि अपने पेट्स को एंटरटेन कर सके। अकेली रहने वाली रेने अपने इन सब जानवरों को अपने बेस्ट फ्रेंड्स समझने लगती है और इसी तरह रेने की जिंदगी पेट्स के साथ आगे बढ़ती जाती है। उस रात डिनर के टाइम चेस नशे में होता है और रेने पर शक करता है कि कार पर स्क्रैच उसी ने की है। रेने कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल चुप रहती है। तब चेस बोलता है कि घर का माइक्रोवेव बदबू मार रहा है। रेने सच बता देती है कि उसने अपने पेट के लिए चूहा माइक्रोवेव में गर्म किया था और वो साफ कर देगी। लेकिन ये सुनते ही चेस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका कहना होता है कि रेने ने पूरा घर गंदा कर दिया। नशे में चेस रेने पर चिप्स फेंकने लगता है। रेने का सब्र टूट जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। वो अपनी बाइक उठाती है और अकेली ही डेजर्ट की तरफ निकल जाती है। थोड़ा शांत होने के बाद रेने को एक पलटी हुई कार दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी में वो कार के पास जाती है। तब उसे एक काला क्रीचर अपनी तरफ आता दिखता है, लेकिन वो क्रीचर आयरन ट्रैप में फंसा होता है, इसीलिए ज्यादा हिल नहीं पाता। रेने को दया आ जाती है। वो कार से बंधी मेटल चेन हटा देती है और फिर जल्दी से घर वापस चली जाती है। अगली सुबह स्कूल जाते टाइम रेने देखती है ऊपर 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स हैं जो रात वाले क्रीचर को ढूंढ रहे हैं। तब रेने के दिमाग में एक आइडिया आता है। स्कूल के ब्रेक टाइम में रेने अपने दोस्त किल से मिलती है। वो किल से उसका वीडियो रिकॉर्डर मांगती है। पहले किल मना कर देता है, लेकिन रेने प्रॉमिस करती है कि वो उसके होमवर्क में हेल्प करेगी। आखिरकार किल मान जाता है और कैमरा दे देता है। घर पहुंचकर चेस और लिंडा रेने को बैठकर बात करने को बोलते हैं। चेस कहता है कि अब वो शराब नहीं पिएगा और रेने के साथ अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन रेने फिर भी कुछ नहीं बोलती। फिर चेस वहाँ से चला जाता है। तब लिंडा पूछती है कि रेने ने जवाब क्यों नहीं दिया। रेने के दिल में अभी भी गुस्सा भरा होता है क्योंकि चेस ने आज तक उससे माफी नहीं मांगी। इसके बाद रेने अपने रूम के अंदर जाती है और कुछ टूल्स उठा लेती है। फिर वो चुपके से चेस के रूम में घुस जाती है और उसकी कार की चाबी चुरा लेती है। रेने कार का डोर खोलती है और अंदर रखी हुई पिस्टल निकाल लेती है। उसकी नजर छोटी छोटी अल्कोहल बॉटल्स पर पड़ती है जो इधर उधर पड़ी होती हैं। ये देखकर रेने और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि चेस ने अब भी शराब छोड़ी नहीं होती। रेने बिना टाइम वेस्ट किए फुल स्पीड में कल रात वाली जगह की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर रेने देखती है कि पूरा एरिया बिल्कुल शांत है। रेने को लगता है कि शायद गवर्नमेंट अभी यहाँ नहीं आई। तब उसकी नजर फटे हुए जानवरों की डेड बॉडीज पर पड़ती है और जमीन पर हरा रंग का खून बिखरा होता है। रेने समझ जाती है कि ये सब कल रात वाले क्रीचर का ही काम है। बाइनोक्यूलर्स से देखने पर उसे पता चलता है कि वो क्रीचर अभी भी यहीं मौजूद है। रेने अटेंशन लेने के लिए पिस्टल से हवा में गोली चलाती है, लेकिन क्रीचर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। रेने फिर वीडियो रिकॉर्डर ऑन करती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये क्रीचर सबसे पहले उसी ने ढूंढा है। रेने के दिमाग में आता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो वो बहुत अमीर बन सकती है। रेने धीरे धीरे उस क्रीचर के पास जाती है और कटर से उसके पैर में फंसी हुई ट्रैप काट देती है, लेकिन क्रीचर अब भी हिलता तक नहीं। रेने सोचती है शायद ये मर चुका है। जैसे ही वो वीडियो रिकॉर्डर उठाने जाती है, अचानक वो क्रीचर उठकर उसे धक्का दे देता है। रेने पैनिक हो जाती है, पर अजीब बात ये होती है कि वो क्रीचर रेने पर अटैक नहीं करता। तब रेने को लगता है कि शायद ये क्रीचर खतरनाक नहीं है। रेने उसे फ्रूट्स खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो
क्रीचर उसे लात मार देता है। इससे साफ है कि उस क्रीचर को फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं। तब रेने दूर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखती है। रेने उस क्रीचर को समझाने लगती है कि मूवीज में अक्सर हेलीकॉप्टर वाले लोग विलेन होते हैं। वो उसे दूर रहने को कहती है। इसके बाद रेने वापस घर लौट आती है। घर पहुंचकर वो अपना बैग चेक करती है। अचानक रेने घबरा जाती है क्योंकि चेस की पिस्टल गायब होती है। उसे समझ आ जाता है कि पिस्टल शायद वहीं कहीं गिर गई है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। जैसे ही रेने बाहर निकलने वाली होती है, सोफा पर बैठे चेस पूछता है क्या उसने कार की चाबी देखी है। रेने बिना घबराए झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी पता नहीं। तब रेने की नजर जमीन पर पड़ी अल्कोहल बोतल पर पड़ती है। रेने पूछती है तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया। चेस गुस्से में रेने को धमकी देता है कि ये बात लिंडा को मत बताना। अगर रेने ने मना किया तो चेस वायलेंट होने से भी नहीं डरेगा। ये सुनते ही रेने चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर रेने देखती है कि वो क्रीचर उसका पीछा करके यहाँ आ गया है। रेने उसे समझाती है और कहती है कि वापस डेजर्ट चलते हैं, लेकिन रास्ते में ही अचानक क्रीचर अपनी टेंटिकल निकालकर रेने के फेस पर चिपका देता है। रेने का बॉडी हवा में उठने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रेने को होश आता है। अजीब बात ये होती है कि रेने को डर नहीं होता, बल्कि उसे क्रीचर पर तरस आ जाता है। रेने अचानक उस क्रीचर को हग कर लेती है। फिर वो उसे घर ले जाने का डिसीजन लेती है। रेने उस क्रीचर को बेसमेंट में छुपने को कहती है। वो क्रीचर बिल्कुल जायंट कॉकरोच जैसा दिखता है, इसलिए रेने उसका नाम क्रोक रख देती है। रेने क्रोक को स्ट्रिक्टली कहती है कि जब तक वो बाहर रहेगी वहीं चुपचाप रहे। इसी बीच मीटियर के क्रैश साइट पर बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंट्स पहुंच जाते हैं। एजेंट ब्राउन रिपोर्ट करता है कि उन्हें अभी तक उस क्रीचर की कोई मूवमेंट नहीं मिली। टीम लीडर जॉन ब्राउन और बाकी एजेंट्स को जल्दी सर्च करने का ऑर्डर देता है, वरना देर हो जाएगी। दूसरी तरफ रेने चुपके से देखती है कि चेस और लिंडा काम पर निकल जाते हैं। घर बिल्कुल खाली होने के बाद रेने क्रोक को बेसमेंट से ऊपर ले आती है। रेने फ्रिज से उसे मीट निकाल कर देती है, लेकिन क्रोक उसे भी नहीं खाता। स्कूल में गिल कंफ्यूज होता है क्योंकि रेने आज स्कूल नहीं आई होती। घर पर रेने अपने रूम में सारे पेट्स को क्रोक को दिखाती है। वो क्रोक को स्ट्रिक्ट मना करती है कि किसी भी पेट को हाथ न लगाए। फिर रेने गिटार बजाते हुए गाना गाने लगती है। गाते गाते ही रेने नोटिस करती है कि क्रोक की पीठ धीरे धीरे कांप रही है, जैसे उस पर गाने का कुछ अजीब असर हो रहा हो। रेने समझ जाती है कि क्रोक डरा हुआ है। वो धीरे से बोलती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रेने प्रॉमिस करती है कि जब तक पॉसिबल होगा वो क्रोक की प्रोटेक्शन करेगी। थोड़ी देर बाद रेने देखती है कि उसकी मॉम लिंडा घर वापस आ रही है। रेने घबरा जाती है और तुरंत क्रोक को वापस बेसमेंट में छुपा देती है। जैसे ही लिंडा घर के अंदर आती है, वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि घर पूरा बिखरा हुआ होता है। तभी गिल अपना वीडियो कैमरा लेने के लिए आता है। लिंडा कैजुअली बोल देती है कि कैमरा रेने के रूम में है, खुद जाकर ले लो। क्रोक को बेसमेंट में छोड़कर रेने वापस अपने रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि गिल ऑलरेडी उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा है जिसमें क्रोक दिख रहा होता है। रेने गुस्से में बोलती है कि कैसेट तुरंत दे दो, लेकिन गिल मना कर देता है क्योंकि वो अब पूरी बात जानना चाहता है। गिल रेने को धमकी देता है कि अगर उसने सब सच नहीं बताया तो वो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देगा। मजबूरी में रेने गिल को बेसमेंट ले जाती है। बेसमेंट में पहुंचकर रेने पहले ही क्रोक को ऑर्डर देती है कि गिल पर अटैक न करे। जैसे ही गिल क्रोक का डरावना रूप देखता है, वो तुरंत बेहोश हो जाता है और डर के मारे पैंट गीली कर देता है। थोड़ी देर बाद जब गिल को होश आता है, रेने उसे शांत रहने को कहती है। रेने समझाती है कि क्रोक बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। वो क्रोक को प्यार से सहलाती है ताकि गिल को दिखा सके कि वो चोट नहीं पहुंचाता। जाने से पहले गिल वीडियो कैसेट रेने को वापस दे देता है। रेने रिक्वेस्ट करती है कि ये बात किसी को भी न बताए। दूर कहीं छुपकर एजेंट ब्राउन रेने और गिल की बात सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा होता है। रात को रेने फिर से कोशिश करती है क्रोक को मीट और दूसरा फूड खिलाने की, लेकिन क्रोक अब भी कुछ नहीं खाता। अगली सुबह स्कूल में रेने गिल को बताती है कि क्रोक कल से बिल्कुल नहीं खाया है। ये सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि अगर क्रोक ने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब कुछ गलत हो सकता है। गिल बोलता है कि फिल्म्स के हिसाब से ऐसे क्रीचर्स सिर्फ जिंदा शिकार ही खाते हैं, इसलिए गिल सजेस्ट करता है कि आज रात क्रोक को कंजर्वेशन एरिया ले चलते हैं क्योंकि उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गवर्नमेंट एजेंट्स वहाँ चेक नहीं कर रहे। रात को रेने और क्रोक गिल से कंजर्वेशन एरिया में मिलते हैं जहाँ गिल पहले से वेट कर रहा होता है। रेने तुरंत क्रोक को ऑर्डर देती है कि वहाँ मौजूद एनिमल्स को खा ले। क्रोक एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है और एनिमल्स को खाना शुरू कर देता है। ये देखकर गिल को रियलाइज होता है कि क्रोक को हमेशा छुपा कर रखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रेने अभी भी जिद्दी रहती है और किसी को भी इस बारे में बताना नहीं चाहती। क्रोक को वापस बेसमेंट में छोड़कर रेने घर के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ चेस जो अभी भी नशे में होता है रेने का रास्ता रोक लेता है। चेस को शक होता है कि उसकी कार की चाबी रेने ने ही चुराई है। वो बताता है कि उसने स्पेयर की से कार खोली और देखा कि पिस्टल गायब है। चेस पूरा श्योर होता है कि रेने ने ही पिस्टल उठाया था। वो गुस्से में रेने को पिस्टल वापस लाने को कहता है। डरते हुए रेने सच बोल देती है कि पिस्टल डेजर्ट में कहीं गिर गई है। ये सुनते ही चेस का गुस्सा और भड़क जाता है। नीचे बेसमेंट में क्रोक महसूस करता है कि रेने खतरे में है। जैसे ही चेस रेने पर हाथ उठाता है, रेने जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर लिंडा
तुरंत बाहर आती है और अपनी बेटी को बचाती है। बेसमेंट में क्रोक गुस्से और बेचैनी में दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे जमीन हिलने लगती है जैसे छोटा सा भूकंप आ गया हो। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होते हैं, लिंडा का सब्र टूट जाता है। वो चेस को घर से निकाल देती है। लिंडा रोते हुए रेने से माफी मांगती है, क्योंकि उसे कभी लगा भी नहीं था कि चेस इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन रेने अभी भी शॉक में होती है और बिना कुछ बोले सीधा बेसमेंट में चली जाती है। नीचे अंधेरे में सिर्फ रेने और क्रोक होते हैं और दोनों को पता होता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। अगली सुबह जब रेने स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है, तब अचानक जॉन उसका रास्ता रोक लेता है। जॉन अपना बैज दिखाकर बताता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो रेने को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और बोलता है कि आज वही उसे स्कूल छोड़ देगा। घर के अंदर लिंडा नोटिस करती है कि नल से पानी नहीं आ रहा। उसे समझ आ जाता है कि रात के झटके की वजह से पाइपलाइन डैमेज हो गई होगी। लिंडा तुरंत प्लम्बर को कॉल करती है ताकि पानी की लाइन ठीक करवा सके। गाड़ी में जॉन रेने को बताता है कि उसे ग्राउंड में एक पिस्टल मिली है जो किसी जेस नाम के आदमी की है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पिस्टल के हैंडल पर एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। रेने घबरा जाती है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देती है कि उसने पिस्टल सिर्फ कैन शूट करने के लिए यूज की थी। जॉन सीधा बोल देता है कि उसे पता है रेने झूठ बोल रही है। फिर जॉन रेने को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, जब तुम सच बोलने के लिए रेडी हो जाओ तो मुझे कॉल करना। साथ ही वार्निंग देता है कि अगर रेने भागने या छुपने की कोशिश करेगी तो वो अरेस्ट वारंट के साथ वापस आएगा। स्कूल के पास गाड़ी रोककर जॉन रेने को उतार देता है। इधर घर पर लिंडा प्लम्बर को बोलती है कि वो बेसमेंट में अकेला जाकर पाइप रिपेयर कर दे, क्योंकि लिंडा को ऑफिस के लिए निकलना होता है। प्लम्बर बिना कुछ सोचे अकेला बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में पाइप देखते वक्त उसकी नजर क्रोक पर पड़ती है। क्रोक का डरावना रूप देखकर प्लम्बर घबरा जाता है और पैनिक में आयरन प्लायर से क्रोक पर वार कर देता है। क्रोक भी तुरंत पलटकर अटैक करता है। प्लम्बर बुरी तरह घायल हो जाता है और जान बचाने के लिए भागते हुए गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल जाता है। अब बात सिर्फ छुपाने की नहीं रही थी, क्रोक का राज बाहर आने के बिल्कुल करीब था। अचानक प्लम्बर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जब एक दूसरी कार उसे टक्कर मार देती है। फिर स्कूल से वापस आते वक्त रिने रोड पर उसी प्लम्बर की एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखती है। थोड़ी देर बाद लिंडा भी वहां आ जाती है। इस पॉइंट तक रिने अभी भी अपनी माँ पर गुस्सा है। रिने लिंडा को ब्लेम करती है कि फादर की डेथ के बाद उसे जबरदस्ती इस रिमोट जगह पर शिफ्ट कर दिया, जैसे लिंडा उसके पापा की यादों से भागना चाहती हो। लिंडा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है। वो कहती है कि शहर में जॉब मिलना मुश्किल हो गया था, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। फिर लिंडा रिने को बताती है कि घर की वाटर पाइपलाइन खराब है, इसलिए प्लम्बर को बेसमेंट में भेजा गया था ताकि पाइप रिपेयर कर सके। तब तक के लिए रिने को वाटर गैलन का पानी यूज करना पड़ेगा। इतना कहकर दुखी मन से लिंडा घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही रिने बेसमेंट का नाम सुनती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे तुरंत याद आता है कि प्लम्बर ने जरूर क्रोक को देख लिया होगा। पैनिक में रिने दौड़ते हुए बेसमेंट में जाती है और वहां जाकर रिने देखती है कि फ्लोर पर खून के निशान पड़े हुए हैं। उस मोमेंट पर रिने को समझ आ जाता है कि बात अब काफी बिगड़ चुकी है। जब रिने क्रोक की हालत देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि क्रोक इंजर्ड है। रिने को लगता है शायद प्लम्बर क्रोक को देखकर इतना डर गया कि भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी मोमेंट पर रिने को रियलाइज होता है वो क्रोक को बेसमेंट में हमेशा छुपा नहीं सकती। फिर रिने क्रोक को लेकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया की तरफ निकल जाती है। रिने गिल को कॉल करके वहीं मिलने बुलाती है। थोड़ी देर बाद गिल वहां आ जाता है। रिने बताती है कि उसका प्लान है क्रोक के साथ यहीं रहना जब तक सब कुछ सेफ न हो जाए। गिल कहता है ये आइडिया बिल्कुल पागलपन है, लेकिन रिने किसी की बात सुनने को रेडी नहीं होती। गिल फिर बताता है कि आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने कुछ भी रिवील नहीं किया। रिने थोड़ा रिलीव्ड महसूस करती है। फिर रिने क्रोक को वहीं रुकने को कहती है, क्योंकि उसे घर से कुछ जरूरी चीजें लानी होती हैं। रिने गिल से टेंट उधार मांगती है। टेंट घर पर होता है, इसलिए गिल पहले घर जाने का बोलता है। रिने सिंसियरली गिल का थैंक्स करती है क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा है। घर पहुंचकर रिने कुछ कपड़े और जरूरी सामान सूटकेस में डालती है। फिर वो अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखती है जब लिंडा सो रही होती है। रिने अपने सारे पेट एनिमल्स को फ्री कर देती है ताकि वो सेफ रहें। जैसे ही रिने चेस की कार ले जाने वाली होती है, तभी चेस अचानक आ जाता है और गन दिखाकर उसे रोक लेता है। अब चेस के पास प्रूफ होता है कि रिने ने उसकी कार की चाबी चुराई थी। चेस रिने को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। नशे में चेस रिने और लिंडा दोनों को धमकाता है और रिने को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से उसे घर से निकाला गया। तब लिंडा हिम्मत दिखाती है और चेस को रोकने की कोशिश करती है और रिने से कहती है कि भाग जाओ। रिने बाहर निकलती है, लेकिन चेस दोबारा उसे पकड़ लेता है। जब चेस गन चलाने ही वाला होता है, तभी क्रोक अचानक आ जाता है और चेस पर अटैक कर देता है। रिने चिल्लाकर क्रोक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। चेस वहीं
वहीं मर जाता है। अटैक के बाद क्रोक डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है और रिने शॉक और गिल्ट के साथ वहीं खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद गिल वहां पहुंचता है। गिल शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि चेस की डेथ हो चुकी है और वो भी क्रोक के अटैक से। रिने तुरंत एक्सप्लेन करती है कि क्रोक ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया क्योंकि चेस उसे गन से शूट करने वाला था, लेकिन गिल रिने को जाने से रोकता है। वो बोलता है कि क्रोक एक डेंजरस क्रीचर है। रिने इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। उसके लिए क्रोक उसकी जान बचाने वाला है, कोई मॉन्स्टर नहीं। तभी घर के अंदर से जॉन बाहर आता है। पता चलता है कि वो छुपकर सब कुछ सुन रहा था। जॉन और उसके साथ के एजेंट्स तुरंत रिने को पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर कुछ वायर्स लगा देते हैं। रिने चिल्लाकर कहती है कि क्रोक जा चुका है और वो वापस नहीं आएगा। तब ब्राउन रिपोर्ट करता है कि रिने और क्रीचर के बीच बॉन्ड बन चुका है। ये सुनते ही जॉन एक ब्रूटल स्टेप लेता है और रिने की उंगली तोड़ देता है। रिने दर्द से चीख पड़ती है और जैसे ही रिने चीखती है क्रोक तुरंत वापस आ जाता है। एजेंट्स बिना वक्त गवाए स्पेशल टूल्स से क्रोक को कैप्चर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्रोक को पुलिस फैसिलिटी ले जाया जाता है। जॉन ब्राउन को कहता है लिंडा की कंडीशन चेक करने के लिए। खुद जॉन दूसरे रूम में रिने से मिलने जाता है जो अब होश में आ चुकी होती है। रिने देखती है कि उसका हाथ बैंडेज में बंधा हुआ है, मतलब उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। रिने जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज क्रोक को छोड़ दो, वो डेंजरस नहीं है। तब जॉन सच बताता है कि रिने पहली इंसान नहीं है जिसने इस एलियन के साथ बॉन्ड बनाया हो। पहले भी जो लोग इस क्रीचर से इमोशनली जुड़ गए थे, सबका एंड बुरा हुआ। उन सबको लगता था कि उनके और एलियन के बीच एक स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन आखिर में सब मर गए। जॉन ये सब समझाता है, लेकिन रिने एक शब्द पर भी यकीन नहीं करती। उसके लिए क्रोक अब भी एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसका अपना है। जॉन फिर से एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट का मानना है कि ये क्रीचर बहुत हाई इंटेलिजेंस एलियंस के द्वारा भेजा गया है ताकि इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। इसीलिए जॉन इस क्रीचर को पकड़ना चाहता है ताकि उसकी टीम रिसर्च करके उन एलियंस की वीकनेस जान सके जो इसे भेज रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉन का प्लान है रिने पर भी एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि रिने ने इस क्रीचर के साथ स्पेशल बॉन्ड बना लिया है। जॉन क्लियरली वार्न करता है कि अगर रिने रिसर्च के लिए मना करेगी तो उसकी माँ लिंडा को और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। ये कहकर जॉन रूम से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लिंडा अंदर आती है और रिने की कंडीशन देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लिंडा चाहती है कि रिने सब कुछ बता दे, लेकिन रिने कुछ भी बोलने से मना कर देती है। लिंडा खुद को ब्लेम करती है और कहती है कि उसने कभी रिने की बात नहीं सुनी, इसलिए उसे माफ कर दे। तब ब्राउन लिंडा को बाहर जाने के लिए कह देता है। पुलिस स्टेशन के बाहर गिल अकेला आता है, लेकिन इतने सारे ऑफिसर्स देखकर उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो बस रोड के साइड बैठकर वेट करता है। जब रूम में कोई भी नहीं रहता, रिने को याद आता है कि जब भी उसे दर्द होता है क्रोक उसे महसूस कर लेता है। रिने जानबूझकर अपनी टूटी हुई उंगली दबाती है और दर्द से चिल्ला उठती है। दूसरी तरफ क्रोक का बॉडी अचानक रिएक्ट करता है। उसे महसूस हो जाता है कि रिने डेंजर में है। क्रोक अपने आप को बंधन से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिससे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाता है। जॉन और ब्राउन तुरंत रिने के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बिल्कुल शांत रहे। बाहर क्रोक पुलिस स्टेशन के अंदर आगे बढ़ने लगता है। जॉन और ब्राउन तैयार हो जाते हैं क्रोक का सामना करने के लिए। क्रोक एक जोर के अटैक से दरवाजा तोड़ देता है, जिससे जॉन और ब्राउन बेहोश हो जाते हैं। क्रोक गुस्से में जॉन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिने उसे रोक देती है। रिने नहीं चाहती कि क्रोक एक वायलेंट मॉन्स्टर बन जाए। रिने जल्दी से हैंडकफ की चाबी उठाती है और खुद को फ्री कर लेती है। फिर वो क्रोक का हाथ पकड़कर भागने के लिए कहती है। तभी जॉन होश में आ जाता है और एक हैवी वेपन तैयार करता है ताकि क्रोक को खत्म कर सके। दूसरे रूम में लिंडा शॉक हो जाती है क्योंकि हर जगह डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। बाहर पार्किंग एरिया में जब रिने क्रोक को गाड़ी में बैठने को कहती है, तभी बिल्डिंग से जॉन बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर देता है। रिने गाड़ी के पीछे कवर लेने की कोशिश करती है, लेकिन बुलेट्स कार को पेनिट्रेट कर जाती हैं। रिने घबराकर क्रोक को झुकने को कहती है, लेकिन क्रोक पीछे हटने के बजाय सीधा जॉन पर अटैक कर देता है। जॉन लगातार क्रोक पर गोलियां चलाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्रोक जॉन पर अटैक करके उसे मार देता है। जॉन गिर जाता है। रिने तुरंत क्रोक की तरफ भागती है, लेकिन अब क्रोक बिल्कुल मूव नहीं करता। लिंडा और गिल रिने को संभालते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना होगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। रिने अब ठीक हो चुकी होती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दूसरी जगह जब रिसर्चर्स क्रोक के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, तभी वो अचानक फिर से जिंदा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है, और यहीं पर फिल्म जीनो की स्टोरी एंड हो जाती है। इस मूवी ने हमें ये बताया है कि कभी कभी सबसे गहरी बॉन्डिंग उनसे हो जाती है जिन्हें दुनिया मॉन्स्टर समझती है, और अकेलापन इंसान को अजीब पर सच्चे रिश्तों तक ले जा सकता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।